Now, I would like to invite on stage Mr. Harish Sumer to share his exceptional journey with us. A huge round of applause. Hello everyone, and a very warm good afternoon to all of you, and assalamu alaikum. How are you guys doing? ठीक चुका? आज जैसे मेरे नाम तो आप सबको पता ही है, हारिस सुमेर. हालांकि उधर स्पेलिंग थोड़ी गलत लिखी है, बट मेरा नाम है मोहम्मद हारिस सुमेर. आई कम फ्रॉम कर्नाटका, विच इज़ अराउंड 2000 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर. काफ़ी दूर है वो जगह, बट क्विंटेसेंस ने मुझे यहाँ पे बुलाया. मैं काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ कि आप जैसे एस्पिरेंट से मैं मिल पा रहा हूँ, और मतलब ये मेरे लिए एक ऑनर की बात है कि मैं आप सबको एड्रेस कर रहा हूँ. क्योंकि कुछ 1-1.5 साल पहले की बात है कि मैं उस तरफ हुआ करता था, और आज मैं डाइस पे आ रहा हूँ, और उम्मीद ये करता हूँ कि आप में से कुछ लोग 2 साल बाद यहाँ पे आ जाएँ. कितने लोग आना चाहेंगे? चलो माशाल्लाह, दैट्स वेरी गुड टू नो. अगर मैं अपना बेसिक इंट्रो दूँ तो मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की है. बैंगलोर से ही मैंने की थी. मैंने कोई आईआईटी या ऐसे कोई कॉलेज से नहीं की थी. स्टेट एंट्रेंस के थ्रू रामैया करके कॉलेज है बैंगलोर में, मैंने वहाँ से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की, और फिर मैंने 6 महीना इंटेल में जॉब भी की. बट मेरे भाई, जो बड़े भाई हैं, वो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे थे और उनका रिज़ल्ट आया था, तो उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया. तो फिर देन आई लेफ़्ट माई जॉब ऑफ इंटेल. 4-5 महीने थे प्रीलिम्स के लिए, बट मैंने अटैम्प्ट दे दी. ऑब्वियसली होना नहीं था 4-5 महीने में, तो मेरा पहले अटैम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स ही नहीं हो पाया. बट फिर मेरे भाई ने मुझे मोटिवेट किया, और फ्रेंड्स और फैमिली सब ने मोटिवेट किया, एंड देन मैंने अपना सेकंड अटैम्प्ट दिया, और मैं सेकंड अटैम्प्ट पूरा पास कर गया, और आपके सामने ऑल इंडिया रैंक 270 के तौर पे खड़ा हूँ. और उम्मीद है कि आई विल बी जॉइनिंग सून विथ फैज़ान एज एन IAS ऑफिसर इन मसूरी लबासना, इंशाल्लाह. तो सर्विस के मोटिव के बारे में अगर मैं बोलूँ, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, तो लोगों के मोटिव काफ़ी सारे होते हैं. जैसे फैज़ान ने भी जिक्र किया था कि लोगों का मोटिव हो सकता है कि पैसा कमाना, एक अच्छी नौकरी है, बड़ा बंगला होगा, गाड़ी होगी वगैरह, बट आपका ये मोटिव बिल्कुल नहीं होना चाहिए. IAS का जो लास्ट वर्ड है, या KAS का भी जो आखिरी तीसरा लफ्ज़ है, वो है सर्विस, खिदमत. खिदमत किसकी? खिदमत खल्क, माशरे की खिदमत, सोसाइटी की खिदमत. तो आपका मोटिव हमेशा सर्विस वाला ही होना चाहिए. क्योंकि अगर आप और ये सर्विसेज जो हैं, सिविल सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज या सेंट्रल सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज स्पेशली, या पुलिस सर्विसेज भी, ये ऐसी सर्विसेज हैं जिससे आप सोसाइटी में चेंज ला सकते हैं. चाहे वो छोटा सा चेंज हो, बट वो छोटा सा चेंज जो इम्पैक्ट क्रिएट करता है वो बहुत बड़ा होता है. तो दीज आर द सर्विसेज थ्रू विच यू कैन ब्रिंग सम चेंज इन द सोसाइटी. और आप सोसाइटी को, अपने माशरे को में बदलाव लाएंगे, तो आपका जो स्टेट है वो आगे बढ़ेगा, और स्टेट आगे बढ़ेगा तो कंट्री भी आगे बढ़ेगा. क्योंकि हम एसेट्स हैं एज यंगस्टर्स किसी इस देश के. तो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगा मोटिवेशन के लिए, जो मेरी पर्सनल लाइफ से ही है. लास्ट ईयर मेरे भैया का रिज़ल्ट आया था. मेरे भाई का नाम नदीम है. वो उनका लास्ट ईयर IPS में सिलेक्शन हुआ था. तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने हमारी पूरी फैमिली को फेलिसिटेट करने के लिए बुलाया था. तो मेरे भाई, मेरे अम्मी अब्बू और मैं, हम चारों गए थे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस, क्योंकि वो हमें तहनीत पेश कर रहे थे, फेलिसिटेट कर रहे थे. तो हमारे पास भी शॉल वाला कल्चर है कि शॉल दी जाती है फेलिसिटेट करते वक्त. तो जो प्यून था डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का, उसने 4 शॉल लेके आई थी. तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने पहली शॉल मेरे अम्मी अब्बू और फिर तीसरी मेरे भाई को पहनाई, और एक और शॉल रखी हुई थी ट्रे में. तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने मुझे नहीं पहनाई, और उसने बोला कि ये मैं अंदर अलमारी में उठा के रख रहा हूँ, तुम अगले साल आओ और ले जाओ. और जब इस साल मेरा रिज़ल्ट आया, तो उसने खुद मेरी पूरी फैमिली को इनवाइट किया, ये बोल के कि यू हैव केप्ट योर वर्ड, प्लीज़ कम विथ योर एंटायर फैमिली. और ये बहुत एक खुशी का मौका था मेरे लिए, क्योंकि ही बिलीव्ड इन मी एंड ही मोटिवेटेड मी. तो सिमिलरली ऐसे कुछ मेंटर्स होते हैं आपकी ज़िंदगी में जो आपको मोटिवेट करते हैं कुछ बड़ा सोचने के लिए, और दे बिलीव इन यू. ऐसा नहीं है कि वो चाहते तो जब भी मुझे शॉल दे सकते थे, लेकिन वो चाहते थे कि मैं, बिकॉज दैट हैज़ टू बी अर्नड. So there are these things, getting selected in civil service or state service, this has to be earned and it has some cost. मतलब monetary की बात नहीं कर रहा हूँ, but आपको कुछ sacrifices देने होते हैं.
आपको पढ़ाई करनी पड़ती है। तो मैंने भी ये सैक्रिफाइसेस दिए, मैंने भी पढ़ाई की, बट ये मिथ है, ये जो कि बहुत कॉमन मिथ है कि 14-15 घंटे पढ़ना पड़ता है, ये मेरे हिसाब से तो मिथ है। क्योंकि पर्सनली स्पीकिंग मैंने 6 to 8 आवर्स से ज़्यादा मैंने पढ़ाई नहीं की, बट उसका रीज़न ये था कि मेरे पास गाइडेंस था, सही गाइडेंस अवेलेबल था, बिकॉज मेरे भाई भी सर्विसेज में हैं। तो अगर आपको सही गाइडेंस मिले तो आप एक प्लान्ड और स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ हार्ड वर्क नहीं लगता इस एग्ज़ाम में, आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है। स्मार्ट वर्क क्या होता है? आपको स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए कि किस तरह के सवालात आते हैं, व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी। इनफैक्ट नोइंग व्हाट नॉट टू स्टडी इज़ फार मोर इम्पॉर्टेंट दैन नोइंग व्हाट टू स्टडी, बिकॉज लोग अक्सर गलत किताबें, जो मोटी कुछ किताबें होती हैं उसमें फंस जाते हैं और उसमें अपने घंटे बर्बाद कर देते हैं। तो नोइंग व्हाट नॉट टू स्टडी इज़ फार मोर इम्पॉर्टेंट दैन व्हाट टू स्टडी। तो ये गाइडेंस अगर आपको यहाँ पे जो दस्तयाब हो रहा है, तो मुझे तो आपका इंस्टीट्यूट देख के काफ़ी खुशी हुई कि तहलील सर जो हैं वो आपको करेक्ट तरीके से गाइडेंस दे रहे हैं, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी या वगैरह जो दूसरे सब्जेक्ट भी हैं, जैसे CSAT भी हो गया। तो गाइडेंस पता है किस तरह से काम करता है। आप सबके कार में, आपके सबके फ़ोन में GPS होगा। GPS का फुल फॉर्म कोई बता सकता है? वेरी गुड। तो GPS बेसिकली पॉइंट A टू पॉइंट B किस तरह जाना है वो बताता है। तो मेंटोर का गाइडेंस भी इसी तरह से होता है, वो GPS की तरह होता है। इवन दो यू हैव टू ड्राइव द कार योरसेल्फ, बट GPS हेल्प्स। तो गाइडेंस, अगर आपके पास करेक्ट गाइडेंस हो तो आपकी जर्नी जो है वो काफ़ी आसान हो जाती है। अगर जस्ट इमेजिन आप एक न्यू प्लेस पे जा रहे हैं विदाउट GPS, हाउ वुड इट बी? यू हैव टू वॉन्डर अराउंड कि ये रास्ता कहाँ पे है, 10 लोगों से पूछना पड़ता है। तो आस्क ऑल द क्वेश्चंस, सिलिएस्ट ऑफ क्वेश्चंस इन द क्लास। क्योंकि जैसे फैज़ान भी बता रहा था कि ये फ्री तो हो नहीं रहा है, आप पैसे दे के कोचिंग ले रहे हैं, तो आस्क द सिलिएस्ट ऑफ डाउट्स विच यू हैव इन द क्लास इटसेल्फ। नेवर बी अशेम्ड टू आस्क सिलिएस्ट ऑफ डाउट्स। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता था। और एग्ज़ाम के ताल्लुक से अगर स्पेसिफिकली बोलूँ तो मोही भाई ने भी कहा था कि पॉजिटिव एटीट्यूड की लोग बात करते हैं, तो पॉजिटिव एटीट्यूड इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। जस्ट इमेजिन इफ़ यू हैव नेगेटिव एटीट्यूड टू स्टार्ट विथ, टू बिगिन विथ, तो ऑब्वियसली रिजल्ट जो आएगा वो भी नेगेटिव ही होगा। तो मुस्बत सोच, मुस्बत मतलब पॉजिटिव होता है उर्दू में, तो मुस्बत सोच बहुत ज़रूरी होती है इस एग्ज़ाम के लिए। उर्दू में एक और एक वर्ड है मुसीबत, विच इज़ वेरी सिमिलर टू द वर्ड मुस्बत। तो अगर आपकी सोच मुस्बत हो, पॉजिटिव हो, आप किसी भी मुसीबत को पार कर सकते हैं। सो ऑलवेज़ हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड बिलीव इन योर सेल्फ, जिसे उर्दू में शायद तवक्कुल कहते हैं। यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ ऑल्सो, मतलब खुदा में भी यकीन और ख़ुद में भी यकीन कि ट्रस्ट योर सेल्फ। बट ये ट्रस्ट, ये पॉजिटिव एटीट्यूड, ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, इसका एक तरीका होता है इनकलकेट करने का। मोही भाई ने भी कुछ चीज़ें बताई थी कि किस तरह से आप इनकलकेट कर सकते हैं। बट अगर आप में पॉजिटिव एटीट्यूड की कमी आती है, कॉन्फिडेंस की कमी आती है, तो उसका सोल्यूशन मैं पर्सनली एक तो ये है कि आप जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं उनसे बात करें, वो आपको मोटिवेट कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि अगर आपकी स्ट्रैटेजी जो हो, स्टडी जो हो, प्लान्ड अगर हो, आप टारगेट्स बना रहे हैं मंथली, वीकली एंड डेली, और अगर आप डेली टारगेट्स को कंप्लीट कर पा रहे हैं तो उससे जो आपको खुशी मिलती है तो वही आपको कि पॉजिटिव एटीट्यूड में तब्दील हो जाती है। सो मेक वीकली टारगेट्स, डेली टारगेट्स एंड मंथली टारगेट्स टू डू योर रिविजन। और जब आप वो टारगेट्स को कंप्लीट करते हैं तो आपका एक तो रिवीजन भी हो जाता है और आपको खुशी भी होती है कि अच्छा मैंने ये चीज़ें कंप्लीट कर ली है। अगर आप प्लान ही नहीं बनाते, बिना टाइम टेबल के ऐसे ही हैफाजार्ड वे में पढ़ रहे हैं, तो आप मतलब इट्स लाइक यू विल गेट लॉस्ट इन अ जंगल। आप कहीं घूम जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा, घंटों आप एक किताब पढ़े जा रहे हैं। और दूसरी और एक बात फैज़ान ने भी जिक्र किया था कि क्वालिटेटिव स्टडी का, इससे मतलब क्या होता है क्वालिटेटिव स्टडी का? इस क्वालिटेटिव स्टडी का मतलब ये होता है कि आप घंटे गिनने की बजाय गिने आप चैप्टर्स कितने पढ़ रहे हैं। कि मान लीजिए आपने टारगेट सेट कर लिया था कि आई विल स्टडी 5 चैप्टर्स टुडे, तो उसके लिए कभी हो सकता है कि 8 घंटे लगें, बट कभी हो सकता है कि 6 घंटे लगें। अगर 6 घंटे लगें तो आप 2 घंटे एक्स्ट्रा क्रिकेट खेल सकते हैं या बाहर जाके फिल्में देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो दिन आपका है बाकी का। तो और इसी के कॉन्टेक्स्ट में ये भी है बात कि सिर्फ स्टडी नहीं, स्टडी के साथ चीज़ें बैलेंस्ड होनी चाहिए। स्टडी के साथ यू शुड ऑल्सो प्ले सम स्पोर्ट्स, यू शुड ऑल्सो हैव फन, बट इन मॉडरेशन। आप यू शुड नो व्हेन टू स्टॉप, यू शुड नो व्हेन टू पुट द ब्रेक्स। अगर आप टोटली इस चीज़ में इंडल्ज हो जाएं तब भी आपको हो सकता है कि आप एक अजीब से माहौल में आ जाएं और दूसरे सिर्फ फ़न ही में ही करते चले जाएं तो आपकी कुछ पढ़ाई होनी ही नहीं है। तो यू कैन कैरी बोथ द थिंग्स टुगेदर, हैंड इन हैंड, बट इट शुड बी बैलेंस्ड। मिडल पाथ गोल्डन मीन की तरह होना चाहिए। यू शुड नो व्हेन टू स्टॉप एंड व्हाट टू स्टॉप।
तो ये चीज़ें तो हैं। और इसके अलावा एक प्रीलिम्स और मेंस की स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो क्योंकि यहाँ पे जो एस्पिरेंट्स हैं शायद अगले 1 साल या 2 साल में एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उनके लिए स्ट्रैटेजी ये है कि प्रीलिम्स की प्रिपरेशन मेंस के साथ इंटीग्रेटेड वे में करें, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद बस 2 महीने या 70-80 डेज़ ही होते हैं मेंस लिखने के लिए। तो मेंस की और प्रीलिम्स की प्रिपरेशन आप पहले से ही मेंस की प्रिपरेशन करते रहें, आंसर राइटिंग करते रहें, तो आपको काफ़ी मतलब आप आसानी से मेंस भी फिर निकाल पाओगे। और दूसरी बात यह है कि मैंने बोला था कि व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी एंड हाउ टू स्टडी, ये चीज़ें कैसे पता चलेगी? ये चीज़ें आपको पता करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो। You should see the previous year questions. If you see the previous year questions, then you would know what to study and what not to study, and you would also know what kind of questions are asked and on which topics. किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं, तो डिमांड ऑफ द एग्जामिनेशन आपको पता चल जाती है अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें। तो उसी हिसाब से आप अपनी पढ़ाई को अलाइन कर सकते हैं। जब आप किताबें पढ़ रहे हैं आप उन चीज़ों पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर सकते हैं जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये एक चीज़ हो गई। और दूसरी एक और एक चीज़ थी एक्टिव प्रिपरेशन के बारे में। ये जो यूपीएससी या केएस की प्रिपरेशन है, ये ऐसी प्रिपरेशन नहीं है कि आप एक कमरे में अपने आप को बंद रख के अकेले डिप्रेसिव टाइप माहौल में पढ़ रहे हैं, वैसे आपका तो नहीं निकलना। आपको एक्टिव क्यूरियस माइंड के साथ पढ़नी है, अपने दोस्तों से बात करनी है अपने दोस्तों से। आप फिल्मों, मूवीज़, इन सब की वेब सीरीज़ सबके बारे में बात करें, बट इसके अलावा कभी कभी इकोनॉमी के बारे में भी बात करें, ज्योग्राफी के बारे में, पॉलिटी के बारे में भी बात करें। जैसे फैज़ान ने भी जिक्र किया था कि हम एक दूसरे से क्वेश्चन पूछा करते थे। तो क्या होता है अक्सर कि मान लीजिए आप अपने फ्रेंड से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आपका फ्रेंड आपको कोई सवाल पूछ रहा है और आपको नहीं आता है, और when you go home and learn about it, you tend to remember those things for far longer time. तो आप एक दूसरे से सवालात पूछते रहें, एक दूसरे के साथ हेल्दी वे में डिबेट करें, लड़ाई नहीं करें, बस हेल्दी वे में डिबेट करें टू रीच सम गुड वे फॉरवर्ड्स की या रिकमेंडेशंस की। इसके लिए क्या कर सकते हैं, मसलन अगर इकॉनमी का टॉपिक ले लिया जाए तो आप अपने दोस्तों के साथ डिबेट कर सकते हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट जो पॉलिसी है उसको किस तरह से अप्रोच करना चाहिए। किसी का कुछ नज़रिया रहेगा, किसी और का कुछ और नज़रिया रहेगा। जब दोनों नज़रिए मिलेंगे आपको कुछ नए पॉइंट्स मिलेंगे, और यही चीज़ें हमें मेंस में लिखनी होती हैं। जैसे मोही भाई ने भी बताया था कि मेंस में कई सवाल ऐसे होते हैं कि एग्जैक्टली हमें पता नहीं होता, हमें तभी एनालिटिकल वे में सोचना पड़ता है। तो ये जो सोच है, एनालिटिकल थिंकिंग, ये आप अपने जब दोस्तों से बात करते हो तब आप में ये डेवलप होती है। 2 कंपोनेंट्स होते हैं लर्निंग में, एक होता है वर्टिकल लर्निंग, टीचर टू स्टूडेंट, एक और एक होती है हॉरिजॉन्टल लर्निंग, पीयर टू पीयर लर्निंग। आप अपने दोस्तों से क्या सीख रहे हो। तो आप इनफैक्ट मैं तो रेकमेंड करता हूँ कि सिर्फ दोस्तों से नहीं, अपने जिनसे मतलब आपको जो आपको पसंद नहीं है, जिनसे आपको डिस्कम्फर्ट फील होता है बात करने में, उनसे तो सबसे ज़्यादा बात करें, सीक डिस्कम्फर्ट, क्योंकि ये चीज़ें ही आपकी पर्सनालिटी में चेंजेस लाती हैं और शायद आगे जाके आपको पर्सनालिटी टेस्ट में भी ये चीज़ें हेल्प करें। तो ये चीज़ें तो इन जनरल थी। तो हेल्दी कंपटीशन यूज़ करें और इंटरनेट का भी अच्छे से इस्तेमाल करें, जैसे यूट्यूब है या कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं। फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी के लिए एक चैनल होता है अमित सेन गुप्ता। तो व्हाट ही डज इज़ ही मेक्स वीडियोज़ ऑफ एनसीईआरटी विद एनिमेशन। तो ऐसे काफ़ी सारे चैनल्स हैं। तो यूट्यूब का आप दूसरे वायरल वीडियोस देखने के अलावा आप इन चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो सबको आप शन कर दें, बट मॉडरेशन में। तो यूट्यूब का भी आप सही तरीके से इस्तेमाल करें, इंटरनेट का सही तरीके से इस्तेमाल करें। और कमिंग टू मेंस एग्जामिनेशन पर्टिकुलरली, जैसे मैंने बताया आंसर राइटिंग ज़रूरी होती है, बट आंसर राइटिंग के लिए आपके पास नोट्स बने होने चाहिए टॉपिक वाइज। तो सिलेबस जो होता है उसका हिसाब से आप हर एक टॉपिक पे अपने कुछ ना कुछ बेसिक नोट्स बना के रख लें। करंट अफेयर्स जो आते रहेगा वो अलग बात है, बट जो बेसिक नोट्स हैं, स्टैटिक हैं, वो आपके रेडी होने चाहिए। एथिक्स के लिए, गवर्नेंस के लिए, पॉलिटी के लिए, इकोनॉमी के लिए रेडी होने चाहिए। तो ये अगर आप अपने खुद के नोट्स बनाएंगे स्पेशली मेंस के लिए, तो ये आपको विजुअल मेमोरी में रिटेन रहेंगे। और इनफैक्ट जब आप आंसर लिखते रहोगे आपको एक विजुअल मेमोरी आएगी जिसमें आपको आपके नोट्स खुद से दिखते रहेंगे सामने, एक पिक्चर की तरह, स्लाइड की तरह। तो ये नोट्स का ये रोल होता है।
तो नोट्स मेकिंग बहुत ज़रूरी है. और आप खुद से अगर नोट्स बनाते हैं तो यू टेंड टू रिमेंबर दोज थिंग्स लॉन्गर. इंस्टेड ऑफ रीडिंग समवन एल्सेस नोट्स, इफ़ यू मेक योर ओन नोट्स यू टेंड टू रिमेंबर दोज थिंग्स लॉन्गर. तो अपने खुद के नोट्स बनाएं और तैयारी करें. इससे वो हो जाएगा, आपकी हेल्प प्रिपरेशन में हेल्प मिलेगी. और थोड़ी देर पहले सब्र जमील का जिक्र हुआ था, पेशेंस का जिक्र हुआ था. तो डेफिनेटली ये एग्ज़ाम पेशेंस का है, सब्र का है. मैं इसको रेस नहीं बोलूँगा. इंस्टेड ऑफ अ रेस इट इज़ लाइक अ मैराथन. मैराथन में आपको आपका एंड्योरेंस टेस्ट होता है. रेस होती है कि 10 सेकंड में ख़त्म, 1 मिनट में ख़त्म, बट इट्स नॉट गोना बी लाइक दैट. एग्जामिनेशन का प्रोसेस खुद 1 साल का है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू. तो आपका ये एंड्योरेंस टेस्ट है. आपको थ्रू आउट ऑल द 3 स्टेजेस ऑफ द एग्जामिनेशन आपको मोमेंटम बरकरार रखना है. तो अपना मोमेंटम बरकरार रखें और अच्छे से प्रिपेयर करें, अपनी एक्टिव प्रिपरेशन करें, क्यूरियस रहें, नई नई चीज़ों के बारे में सीखने की आप में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए. और मैं तो जैसे सोशल मीडिया का भी जिक्र हुआ था, तो फैज़ान भाई ने भी बोला था कि वो सोशल मीडिया छोड़ नहीं पाए थे. मैं भी छोड़ नहीं पाया था, बट आई यूज़ टू लिमिट इट इन मॉडरेशन. तो जो भी आपको फ़न के लिए भी करना है, बाहर घूमना है, फिल्में देखनी है, जाना है, स्पोर्ट्स खेलना है, सब करें, बट मॉडरेशन में. अगर आप अपने स्टडी में डिसिप्लिन रहेंगे तभी यू विल बी एबल टू कार्व टाइम फॉर दीज फन एक्टिविटीज़. बट इफ़ यू आर नॉट डिसिप्लिन्ड व्हाइल यू आर स्टडीइंग, तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो. और फिर आप बाद में जाके फ़न एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट भी करते हो तो वो मतलब वेस्ट हो जाएगा आपका वक्त. तो बस इसी के साथ मतलब क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं बाकी टॉपर्स ने ऑलरेडी ही कवर कर ली हैं, तो मैं अपनी स्पीच को एंड करता हूँ. बट एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट. मैं चाहता हूँ कि आप में से 10-15 लोग आके डाइस पे 1-2-3 साल में ठहर जाएं इंशाल्लाह. एंड ऑल द बेस्ट.